नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। इसी के साथ हम एक और दूसरे आर्टिकल को भी देखेंगे जो पेज नंबर 6 पर ही दिया गया है और इसका संबंध भी जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। साथ ही साथ हम इसे गवर्नेंस संबंधी मुद्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं। गवर्नेंस संबंधी मुद्दे के तहत मुख्य रूप से यह जो दोनों आर्टिकल्स हैं यह इस विषय पर केंद्रित हैं कि अभी हाल में ही कुछ ही हफ्तों में भारत द्वारा जो वैक्सीन की एक जो कार्य प्रारंभ किया जाने वाला है, जिसके तहत एक बड़ी जनसंख्या के भाग को कोरोना वायरस से सशक्त बनाने के लिए उनको कोरोना की वैक्सीन दिए जाने का कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया जाने वाला है। उस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में यानी वैक्सीन वितरण नीति में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके तहत भारत द्वारा जिन जिन सुभेद और प्राथमिकता के आधार पर वर्गों की पहचान की गई है, जिसके आधार पर यह तय किया गया है कि कौन से वर्ग पहले वैक्सीन को प्राप्त करेंगे, हम उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ और तर्कों भी समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न विशेषज्ञ किन और तर्कों के माध्यम से यह बात सामने ला रहे हैं कि हमें जो वैक्सीन वितरण नीति है उसमें जब वर्गों की पहचान किए जाने का प्रश्न सामने आता है तो उसमें हमें कौन सी और बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों जो आर्टिकल हैं वो इससे संबंधित हैं। तो चलिए देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? तो संदर्भ यह है कि आने वाले हफ्तों में भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रारंभ होने जा रहा है। अब यह जो टीकाकरण है उसमें अभी हाल में ही दो प्रमुख कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित जो फेज 3 का डेटा है उसको अथॉरिटीज़ द्वारा, प्राधिकरणों द्वारा टेस्ट किया जाएगा और उसमें से जब वैक्सीन को सही माना जाएगा तो उसको आपातकालीन प्रयोग के संदर्भ में स्वीकृति दे दी जाएगी। यदि इन दोनों में से किसी एक भी वैक्सीन को स्वीकृति मिल जाती है तो इसे पूरे देश में लागू किए जाने के संदर्भ में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुख्य रूप से इसके तहत सरकार द्वारा यह निश्चय किया गया है कि पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कोरोना से लड़ने में सबसे आगे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि स्वास्थ्यकर्मी आदि, और साथ ही साथ जो 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनका पहले टीकाकरण किया जाएगा। इसके तहत अभी हाल में ही एक प्रकार की टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। एक प्रकार का कह सकते हैं ड्राई रन शुरू किया गया है कि इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, इसका आप मॉक ड्रिल भी से समझ सकते हैं। और यह जो ड्राई रन है वह है आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में जो है इसके संदर्भ में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है जिसका नाम है कोविन आईटी प्लेटफॉर्म। इसके माध्यम से ही जो टीकाकृत की जाने वाली जनसंख्या है उसके संदर्भ में उसकी डेटा एंट्री की जाएगी। उनको जो टीकों की 2 डोज दी जाने वाली है जो 14 दिन के अंतराल पर दी जाएगी, उसके संदर्भ में कंप्यूटर के आधार पर ही उसका समय और तारीख निर्धारित किया जाएगा। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि पूरी प्रक्रिया, तैयारी, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को बेहतर किया जा सके। और इसके माध्यम से लगातार भारत सरकार का यह प्रयास है कि कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जा सके। अब अगर हम बात करें भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के विषय में, तो इससे पहले भारत ने बच्चों को टीकाकृत किए जाने के संदर्भ में सार्वत्रिक
टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ कर रखा है, जिसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाए आदि जाने के संदर्भ में उनको उनके पैदा होने के बाद से ही टीकों की श्रृंखला उनको लगाई जाती है और इसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि बच्चों को विविध बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जा सके। लेकिन यह जो कोरोना वायरस के विरुद्ध जो टीकाकरण कार्यक्रम होने वाला है वो पहले के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम से इस रूप में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होगा कि वर्तमान का कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम एक तो वयस्कों से संबंधित है, वहीं दूसरी ओर इसको चरणबद्ध रूप में लागू किया जाना है, जिसके तहत पहले 30 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर उनको पहले टीकाकृत किया जाएगा, जिनको दो वैक्सीन या आप कह सकते हैं उनको वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। दूसरी तरफ हाल के समय में जो वैक्सीन के बनाए जाने के संदर्भ में जो विकास आदि देखा गया है, उस विकास के चलते जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसको अल्ट्रा न्यून तापमान यानी -30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी न्यून तापमान में रखने की आवश्यकता नहीं होगी। उसको जो है सामान्य तापमान में भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसके लिए जो सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन चूंकि हम पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं, मुख्य रूप से टारगेटेड अप्रोच के माध्यम से चूंकि इसको किया जा रहा है, यही कारण है कि इसको एक सफलतापूर्वक तरीके से लागू किया जा सके, इसके लिए काफ़ी तैयारी की जाने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनके भी इसके संदर्भ में जो उनके इनपुट्स हैं वो आने प्रारंभ हो गए हैं, जिसके तहत सरकार ने जो प्रारंभ में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनको पहले टीकाकरण किए जाने की बात कही है। इसके संदर्भ में उनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। इसके तहत ऐसे व्यक्तियों को पहले टीका दिए जाने की बात कही जा रही है जो व्यक्ति सर्वाधिक वायरस से संक्रमित होने की आप कह सकते हैं संवेदनशील हैं, जिनको जो है सबसे ज़्यादा वायरस होने का खतरा विद्यमान है। ऐसे लोगों को सबसे पहले टीका दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी पहले टीकाकृत किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से जो है वायरस संक्रमण सबसे ज़्यादा फैल सकता है। अगर इन 2 पैमानों पे हम सरकार द्वारा चुने गए डॉक्टर जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अगर हम इनके आधार पर आप कह सकते हैं इनका जो है हम मापें, तो यह देखा जाता है कि डॉक्टर्स के संदर्भ में तो जो दोनों तर्क दिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं, जिसके तहत डॉक्टर ही चूंकि कोरोना वायरस से लड़े जाने के संदर्भ में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ अगर डॉक्टर ही कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएं, तो उनके द्वारा भी सबसे ज़्यादा ये संभावना होगी कि वायरस का संक्रमण सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि वह डेली हज़ारों लोगों से मिलते हैं। तो डॉक्टर के बारे में तो निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि उनको पहले टीकाकृत किया जाना एकदम सही फैसला है। हालांकि वृद्धों के संदर्भ में जो फैसला लिया गया है उसकी कई विशेषज्ञ जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि इसमें जो है हमें थोड़ा और सोचने की आवश्यकता है। यह पहला जो तर्क है वो एकदम सही है वृद्धों के संदर्भ में कि उन्हें जो है टीके की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिरोधी तंत्र के संदर्भ में उनका जो शरीर है वह कोरोना वायरस के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। लेकिन जो दूसरा तर्क है उसको हमें इसके संदर्भ में थोड़ा सा आलोचना के दृष्टिकोण से उसे देखना होगा, जिसके तहत यह देखा जाता है कि जो वृद्ध जनसंख्या होती है वो इतनी ज़्यादा चलनशील या मोबाइल नहीं होती। अब चूंकि वो ज़्यादा चलनशील नहीं होते हैं, उनके द्वारा आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में, समाज के दूसरे कार्यों में इतना ज़्यादा जो है संक्रमण के दृष्टिकोण से कार्य नहीं किया जाता, तो
वैक्सीन दिए जाने की स्थिति में कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि उनके संदर्भ में ये तर्क दिया जाए कि वो जो है अधिक मात्रा में वायरस का प्रसार करेंगे, इसके चलते उन्हें वैक्सीन दी जानी चाहिए। इसकी तुलना में अगर हम इस तर्क को जो है जांचें युवा जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो युवा जनसंख्या के वायरस के प्रभावित होने और दूसरों को प्रभावित करने की ज़्यादा आशंका है। इसके संदर्भ में विद्वानों का कहना है कि हमें मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में भी टीकाकरण को करना चाहिए जो ज़्यादा घनत्व से युक्त हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जनसंख्या देखी जाती है। जैसे कि हमें धारावी जैसे क्षेत्रों में जो अत्यधिक जनसंख्या युक्त क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी हमें सभी को टीकाकृत किए जाने की आवश्यकता पे बल दिया जाना चाहिए। यानी विद्वानों का ये कहना है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हम टीकाकरण करने वाले वर्गों का चयन करें वह किस प्रकार के सामाजिक लाभ को दे सकता है, जिसके तहत डॉक्टर्स का चयन जो है एकदम सही बात है। वृद्धों में भी कोशिश ये करनी होगी कि जिनको सबसे ज़्यादा पहले आवश्यकता है उनको पहले दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है, जो नीति निर्माण का क्षेत्र है, उसमें ऐसे नीति निर्माताओं को भी वैक्सीन दी जा सकती है जो लोगों से ज़्यादा डील करते हैं। क्योंकि यदि किसी महत्वपूर्ण नीति निर्माता अथवा राजनेता आदि की मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस के चलते, तो इससे जो नीति निर्माण का क्षेत्र है वह भी प्रभावित हो सकता है। तो इस बात को भी हमें इसके संदर्भ में ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ एक दूसरा जो बड़ा वाद विवाद देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा जो कोरोना वायरस में जो टीकाकरण करने की बात कही गई है उसमें वर्तमान में निजी क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। निजी क्षेत्र को शामिल ना किए जाने के संदर्भ में सरकार का ये तर्क है कि एक तो ये है कि जो कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन है उसकी मात्रा अधिक रूप में उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्र चूंकि लाभकारिता के सिद्धांत से सक्रिय रहता है, तो अगर हम निजी क्षेत्र को इसमें शामिल कर लेंगे तो काला बाजारी जैसी स्थितियां या फिर उसकी नीलामी जैसी स्थितियां विद्यमान हो सकती हैं, जो समाज में असमानता को बढ़ाएगा, समाज में अन्याय को बढ़ाएगा। मूल रूप से जो अधिक पैसे वाले वर्ग हैं, जिनकी पहुंच ज़्यादा है, जो खरीद पाने की क्षमता से युक्त हैं, वो अधिक पैसा देके वैक्सीन को खरीद लेंगे और इससे जो गरीब वर्ग है, जो सुभेद वर्ग है, वो इससे वंचित रह जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि भविष्य में हमें टीकाकरण कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। इसके तहत सरकार को ऐसी कंपनियों को अनुमति देने पर विचार करना होगा जो भारत में एक निश्चित सीमा में और निश्चित कीमत के आधार पर वैक्सीन को खुले बाजार में बेचने के लिए सहमत हों। इसके तहत सरकार चाहे तो कीमत का एक उच्च सीमा निर्धारित भी कर सकती है, ताकि वो वर्ग जो फिलहाल वैक्सीन को खरीद पाने में सक्षम है उसका प्रयोग कर सके। लेकिन हमें यह जरूर याद रखना होगा कि जो गरीबों को वैक्सीन दिए जाने की व्यवस्था है, सुभेद वर्गों को प्राथमिकता पर दिए जाने की वैक्सीन दिए जाने की जो व्यवस्था है, और साथ ही साथ निजी क्षेत्र में ओपन मार्केट में वैक्सीन को बेचे जाने की जो व्यवस्था है, उन दोनों कार्यक्रमों को हमें एक साथ चलाने की आवश्यकता है। इसके तहत सरकार अपनी तरफ से प्रयास करे सुभेद वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए निःशुल्क वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि निरंतरता के आधार पर ऐसे वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन प्राप्त हो सके। वहीं दूसरी ओर भविष्य में हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि वैक्सीन की बाजार में भी उपलब्धता सुनिश्चित हो, ताकि जो खरीद पाने में सक्षम वर्ग है उसका प्रयोग करके खुद को सुरक्षित रख सके। और जिस प्रकार से हम अलग अलग देशों में इस बात की चर्चा करते हैं कि किसी भी राष्ट्र में जब बात आती है एक बड़ी स्थिति में या एक बड़े रूप में सामूहिक प्रतिरक्षा को प्राप्त करने की, सामूहिक प्रतिरक्षा के सिद्धांत के तहत जो हर्ड इम्यूनिटी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, और हर्ड इम्यूनिटी शब्द के तहत हम इस बात पर जो है बल देते हैं कि जनसंख्या के लगभग 60 से 70% जो क्षेत्र है, जनसंख्या का जो भाग है, उसको जो है
हमें टीकाकरण करने की आवश्यकता होगी एक सामूहिक प्रतिरक्षा का दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए भी काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि टीकाकरण कार्यक्रम इस प्रकार से संचालित ना किया जाए कि वह भेदभाव को बढ़ावा देने वाला हो। दुनिया भर में अमेरिका में यूएस आदि, अमेरिका के साथ यूके आदि में इस समय वैक्सीन को दिया जाना प्रारंभ किया जा रहा है। भारत में भी जो है इसके संदर्भ में भविष्य में निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। हालांकि इसमें हमेशा याद रखना होगा कि हम समानता के साथ कार्य करें, साथ ही साथ इसमें हम पारदर्शिता भी सुनिश्चित कर सकें, यह भी समय की आवश्यकता है। तो ये दोनों आर्टिकल में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की, जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और आईआर से है। इसे हम सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है यह इस बात पे केंद्रित है कि किस प्रकार से 2020 का जो वर्ष है वो दुनिया के लिए और भारत के लिए एक कठिन वर्ष साबित हुआ। हाल ही की हमें इस बात पे भी गौर देना होगा कि 2021 जो आने वाला है उसको हम यदि बेहतर करना चाहते हैं तो हमें 2020 की जो हमारी दिक्कतें रहीं, जो हमारी समस्याएं रहीं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें एक नवीन कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत होगी ताकि 2020 जिस प्रकार का हमारा रहा उस प्रकार का 2021 ना रहे। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि दुनिया के समान ही भारत भी जो है 2020 में कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि 2021 को बेहतर बनाए जाने के दृष्टिकोण से हमें 2020 की समस्याओं को ध्यान में रखना होगा और इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम मुख्य रूप से 2020 की चुनौतियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती हमारे समक्ष विद्यमान हुई, जो वर्तमान में भी जारी है, तो वो निश्चित रूप से कोविड-19 की महामारी है, जिसने जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिक इससे प्रभावित हो चुके हैं। 1.5 लाख से अधिक इसके तहत मृत्यु देखी गई हैं और वर्तमान में जबकि ये लगातार खबरें आ रही हैं कि 1 से ज़्यादा वैक्सीन भविष्य में उपलब्ध हो सकती हैं, इसके बावजूद समाज में इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता विद्यमान है। नए नए जो आप कह सकते हैं संस्करण आ रहे हैं कोरोना वायरस के, जो निश्चित रूप से चिंता को बढ़ा रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दूसरी जो चुनौती भारत के समक्ष विद्यमान रही वह रही हमारी सीमा क्षेत्र की चुनौती, जिसमें अप्रैल से ही भारत में मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हमें चीन की आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो है जून में हमारे अनेक सैनिक भी शहीद हुए। वर्तमान में चाहे वो सैन्य कमांडर लेवल की वार्ता हो, चाहे वो विदेश मंत्रियों के स्तर की वार्ता हो या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की वार्ता हो, उसके माध्यम से कोशिश की गई कि हम वार्ता के आधार पर स्थिति को बेहतर बनाए जा सकें, लेकिन इसके बावजूद इसमें पर्याप्त जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं देखा गया है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा भारत को 2020 में कई सारी इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याएं या फिर हम कह सकते हैं आंतरिक समस्याओं को भी देखना पड़ा, जिसमें हमारी जो नक्सलवाद की जो समस्या है वह तो लगातार जारी है। विशेष रूप से जो जम्मू कश्मीर का जो दर्जा परिवर्तित किया गया, जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया, वो भी काफ़ी सारी चुनौतियों को लेके आया है। इसके चलते न केवल कश्मीर में हमने लंबे समय तक कर्फ्यू जैसी स्थितियां, लॉकडाउन जैसी स्थितियां बना के रखी, साथ ही साथ जो वहाँ के बहुत सारे राजनीतिक नेता आदि थे उनको भी दीर्घकालिक आधार पर नज़रबंद बना के रखा गया। हाल में जम्मू कश्मीर में जिला विकास काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए हैं। इसके बावजूद राजनीतिक चुनौतियों को अभी तक हम पूर्ण रूप से समाधान नहीं कर पाए हैं और इससे हम अभी भी जूझ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक स्तर पर, केंद्र राज्य स्तर पर, तो इसमें भी हमें चुनौतियां देखने को मिली। केंद्र राज्य के स्तर पर
केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के मध्य संबंध खराब हो रहे हैं। दोनों के मध्य बहुत सारे मुद्दों पे तनाव देखा जा रहा है, जो मुख्य रूप से केंद्र राज्य संबंधों के दृष्टिकोण से तो एक बेहतर स्थिति को नहीं दर्शाता है। अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो सरकार वर्तमान में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वो राज्यों में राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति हो, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की स्थिति हो, धर्मांतरण विरोधी आदि कानूनों को बनाए जाने के संदर्भ में विविध प्रकार के वाद विवाद हों, कानून निर्माण के क्षेत्र में भी, संसदीय परंपरा के भी क्षेत्र में भी 2020 जो है काफ़ी सकारात्मक नहीं रहा। संसद के मंच का प्रयोग, जिसको संसदीय परंपरा में एक बेहतर विचार विमर्श के मंच के रूप में देखा जाता रहा है, वहाँ पे भी हमने बहुत सीमित वार्तालाप को देखा है। कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते संसदीय सत्र जो सितंबर में बुलाया गया वो काफ़ी सीमित रहा, 14 तारीख से 23 तारीख के बीच ही रहा, और शीतकालीन सत्र तो हो ही नहीं पाया है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी मंदी की समस्या है, जिसमें 2020 और 2020-21 का जो हमारा ईयर है उसमें पहली तिमाही में हमने लगभग -24% और दूसरी तिमाही में -7.5% की नकारात्मक समृद्धि देखी है, और लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक समृद्धि दर के चलते तकनीकी मंदी की स्थिति वर्तमान में अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। मानव विकास क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा है, जिसमें अभी हाल में ही जारी किएगा मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की स्थिति 2 स्थान नीचे गिरी है। भारत 131वें स्थान पर विद्यमान है। आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर जारी किया जाने वाला वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी भारत में गिरावट आई। वर्तमान में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती किसानों का विरोध है, और इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके संदर्भ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो जो हमने बात शुरू में की वही बात कि जो चुनौतियां हैं उसको हमें ध्यान रखना है, उससे हमें सीखना है और सीख के हमें आगे बढ़ना होगा। इसके तहत मुख्य रूप से सरकारों को सकारात्मक रूप से काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए न केवल हमें संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंज लाने होंगे, साथ ही साथ सकारात्मक जो आलोचना आदि की जाती है विभिन्न समूहों या फिर राजनीतिक दलों आदि द्वारा, उनकी आलोचना को सकारात्मक रूप में लेते हुए हमें खुद में बदलाव करने की आवश्यकता है, और इसके तहत एक जो नेतृत्वशीलता है उसको जो है प्रभावी रूप से काम करना होगा। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में हमें सुधारों को करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें विदेश नीति की, तो विदेश नीति के क्षेत्र में हम चीन की चुनौती का बेहतर सकारात्मक तौर पे सामना कर सकें, इसके लिए हमें काम करना होगा। मुख्य रूप से भारत को ये कोशिश करनी होगी कि लद्दाख क्षेत्र में जो हमारे हित हैं वह किसी भी कीमत पर हम उसे ना छोड़ें। मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में हमें एक ऐसी पारंपरिक रूप से जो हमारी शक्तिशाली स्थिति बनी रही है, उसमें हमें दक्षिण एशिया में चीन के विरुद्ध खड़ा हो सकने वाले राष्ट्र के रूप में हम अपनी छवि को बेहतर बना सकें, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम विभिन्न राष्ट्रों के सहयोग आदि के माध्यम से बहुपक्षीयता के आधार पर कार्य करें, ताकि सभी का हमें सहयोग प्राप्त हो सके। आंतरिक मामलों के संदर्भ में भी सबसे पहले हमें कोशिश करनी होगी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट जो देखी जा रही है उसको हम बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। इसके तहत जैसे कि बहुत सारे विद्वानों ने लगातार इसके संदर्भ में सुझाव दिया है कि सरकार को पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देना होगा। पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के तहत ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण करने पर बल दिया जाना चाहिए जो आगे चलकर सरकार को लाभ दें, आगे चलकर सरकार को आप कह सकते हैं लाभ के रूप में या कर प्राप्त करें। इससे जो है मानव संसाधन विकास आदि हो, इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हाल के समय में जिस प्रकार से भारत द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का जो एक टारगेट रखा गया है उसको भी प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, और इसी के तहत जो है हमें आर्थिक विकास को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।
साथ ही साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए भारत को अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत भारत को हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत की जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक जो शक्ति है, वो भारत की विविधता है, जिसके तहत भारत को जितने भी विकल्प भारत में उपलब्ध हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हो, समाज के दृष्टिकोण से हो, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमें बेहतर बनाने के लिए खुद को कार्य करने की आवश्यकता है। 2021 में मुख्य रूप से इसके लिए हमें नवीन सोच, नवाचार पर बल देना होगा। साथ ही साथ तकनीकी क्षेत्र में और एकेडमिक क्षेत्र में हम श्रेष्ठता से कार्य कर सकें, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के तहत ही हमें युवा वर्ग को लक्षित करते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। हमें युवा वर्ग को एक ऐसे टैलेंट पूल के रूप में या ऐसी परिसंपत्ति के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे हम न केवल भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसरित हो सकें, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के तहत ऐसी नीतियों को भी अपनाना होगा इसके लिए जो व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित कर सके। कौशल विकास के साथ ही रोजगार सृजन, यह भी हमारी एक बेहतर आवश्यकता है। इसके तहत जो औद्योगिक विकास आदि किया जाना चाहिए, वो इस प्रकार का औद्योगिक विकास हो जो बड़े पैमाने पर रोजगार को सृजित करे। इसके तहत सघन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करना होगा और मुख्य रूप से हमें ऐसे रोजगारों का विकास करना चाहिए जिसमें प्रति इकाई में किया गया जो निवेश है वो अधिक रोजगार सृजित करे। मुख्य रूप से अगर हम बात करें केंद्र राज्य संबंधों की, तो केंद्र राज्य संबंधों में भी यह चीज को ध्यान में रखना होगा कि केंद्र सरकार को इस आधार पर काम करने की जरूरत है कि वह राज्यों को विश्वास में लेकर राज्यों में विश्वास को बढ़ावा देते हुए कार्य करे, ताकि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनको विश्वास में लेकर सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर हम कार्य करें, जिसके माध्यम से सहकारी संघवाद आगे बढ़ सके। इसके लिए संघवादिता के दृष्टिकोण से काम करने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि भारत राष्ट्र में केंद्र और राज्य दोनों शक्तियां प्राप्त करते हैं संविधान से। दोनों जो हैं अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। दोनों को जो है विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और दोनों का जो लक्ष्य है वो ये है कि वो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करे। यदि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां हैं तो वो इसलिए नहीं दी गई हैं कि वो राज्यों से उनके संसाधनों को लेकर उनका शोषण करे या फिर राज्यों को अपने आदेश के अनुसार चलाए। इसके तहत संघवाद के प्रिंसिपल के तहत हाल के समय में जो सहकारिता के आधार पर, सहयोग के आधार पर समान लक्ष्य की प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है, सहकारी संघवाद के सिद्धांत के आधार पर, उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होगा। साथ ही साथ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि आने वाला जो समय है, जैसे कि 2021 और उसके बाद, वह एक ऐसा समय होने जा रहा है जो अधिक डिजिटल तकनीक वाला होगा। इसमें अधिक से अधिक तकनीक हमारे समक्ष होके गुजरेगी। इसके लिए सरकारों को तैयार रहने की आवश्यकता है। हम इस डिजिटल तकनीक का प्रयोग न केवल स्वयं के औद्योगिक विकास के लिए कर सकें, साथ ही साथ इसका प्रयोग करके एक बेहतर केंद्र राज्य संबंध भी सकारात्मकता के साथ स्थापित किए जा सकें, इसको भी हमें करने के लिए प्रयास करना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस आर्टिकल के संदर्भ में जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो दिया गया है पेज नंबर 7 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है यह संबंधित है चीन से। जिस प्रकार से अभी हमने बात की 2020 में भारत, उसी प्रकार से यह जो आईआर का आर्टिकल है वो 2020 में चीन पर केंद्रित है। चीन ने किस प्रकार की नीतियां अपनाई, किस प्रकार से उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आक्रामकता देखी जा रही है, और जो हम बात कर रहे हैं आने वाले दशकों में चीन के सुपर पावर के रूप में उभरने की, क्या वास्तव में सुपर पावर के रूप में उभरेगा।
अगर वो सुपर पावर के रूप में उभरता भी है तो क्या अमेरिका जैसी शक्तियों के समान ही सभी राष्ट्र उसको सुपर पावर के रूप में स्वीकार करेंगे? यह जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ केंद्रित है 2020 में चीन पर, जिसमें चीन में एक और तो चुनौतियां बढ़ी, साथ ही साथ चीन की शक्ति भी बढ़ी है 2020 में, जिस पे हमें ध्यान देना होगा। 2020 में जैसे कि भारत में देखा गया उसी प्रकार से कोविड-19 प्रारंभ ही हुआ चीन से। इससे शुरुआत में चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया। हालांकि वर्तमान में चीन ने कोविड-19 का सामना सबसे ज़्यादा बेहतर ढंग से कर लिया है और वर्तमान में चीन की यह स्थिति हो गई है कि वह आपदा को भी एक अवसर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। कोविड-19 को आधार बनाकर ही उसने अनेक राष्ट्रों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है। कोविड-19 के तहत ही हम यह भी देख रहे हैं कि WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पे उसका जो प्रभुत्व है किस प्रकार से बढ़ रहा है और किस तरीके से भविष्य में वह दूसरे राष्ट्रों की तुलना में ज़्यादा सशक्तता से आगे आ सकता है। इसके साथ ही चीन अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है, जिसमें चीन और हांगकांग के मध्य जो संबंध हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। अगर हम बात करें चीन की व्यवस्था में हांगकांग की, तो चीन की जो नीति है उसमें हांगकांग जो है स्वायत्तता के आधार पर स्थापित है, जिसे 1997 में ब्रिटिश द्वारा वापस सौंपा गया था चीन को। इसके तहत जो संधि हुई थी उसके अनुसार जो मेनलैंड चाइना है, जो मुख्य भूमि चीन है, उसकी तुलना में हांगकांग द्वीप में ज़्यादा स्वायत्तता और स्वाधीनता विद्यमान है। हालांकि 2014 के बाद से ही लगातार हांगकांग पर चीन अपना नियंत्रण बना रहा है और इसके प्रतिरूप में इसके प्रतिक्रिया में ही बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी देखे गए हैं। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो जून 2019 में चीन ने एक कानून प्रस्तुत किया, एक कानून बनाया जिसके तहत क्षेत्रीय सरकारें जैसे कि हांगकांग की सरकार, उसको ये अनुमति दी गई कि वह ऐसे व्यक्तियों को या आप कह सकते हैं ऐसे अपराधियों को, ऐसे आरोपियों को जो चीन के राष्ट्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हों, उनको मेनलैंड चाइना में सजा के लिए भेज सकता है। जो मुख्य भूमि चीन का जो न्यायिक व्यवस्था है वह पूरी तरीके से आप कह सकते हैं सरकार के नियंत्रण वाली व्यवस्था है। वहाँ पे जो सरकार के विरुद्ध बोलने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी कठोर सज़ा दी जाती है और हांगकांग की व्यवस्था के विपरीत अगर चीन में किसी व्यक्ति को सज़ा मिलेगी तो निश्चित रूप से उसको मृत्युदंड दिए जाने का ज़्यादा आप कह सकते हैं अपेक्षा है, ज़्यादा जो है आशंका है। यही कारण है कि हांगकांग की व्यवस्था में जो चीन द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है उसके संदर्भ में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह जो कानून था इसको बाद में भले ही रद्द कर दिया गया हो, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इस तरीके की चुनौतियों को लगातार एक्सेप्ट कर रही है और हाल के समय में इसमें और भी गतिविधियां देखी गई हैं। जैसे कि जून 2020 में चीन की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का निर्माण किया। इसके माध्यम से हांगकांग क्षेत्र में चीन का विरोध करने वाले या चीनी सरकार के विरुद्ध मत रखने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाने लगी। हालांकि इसका भी विरोध किया गया। इसके बावजूद चीन जो है लगातार हांगकांग पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। चीन हांगकांग तो चूंकि आपस में जुड़े हुए हैं, चीन द्वारा दूसरे क्षेत्रों में भी जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं हैं उन पे भी जो है अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए वो कार्य कर रहा है, जिसके तहत चीन ताइवान पे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। भारत से उसका लगातार सीमा विवाद जारी ही है। दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर दोनों में चीन अब लगातार आक्रामकता को दिखाए हुए है। विभिन्न मुद्दों पे उसका यूरोपीय देशों के साथ, यूरोपीय संघ के साथ, अमेरिका के साथ विवाद जारी है और साथ ही साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया आदि के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इसके चलते कई विद्वानों का ये मत है कि वर्तमान में जो विविध प्रकार के निर्णय हैं जिनको बहुपक्षीयता के आधार पर यानी सहयोग की भावना के आधार पर जो लिए जाने का जो एक प्रणाली प्रारंभ हुई है उसके समक्ष चीन सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है। इसको लगातार जो है राष्ट्रों द्वारा चुनौती दी जा रही है।
बावजूद इसके चीन की आक्रामकता लगातार जारी है। यह जो चीन की आक्रामकता है वह केवल विदेशी स्तर पर ही केवल नहीं दिखाई देती, वह जो है उसके आंतरिक आधार पर भी कार्य करती है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या फिर वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरुद्ध विचार रखता है, उसको देश से बाहर निकाले जाने की नीति या फिर उसको विभिन्न दूसरे मामलों, दूसरे उदाहरणों से या दूसरे तरीकों से उसे आप कह सकते हैं अत्याचार किए जाने की जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। इसके तहत बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई की गई है, जैसे कि एक महिला है, उनका नाम है काई शिया, या फिर एक विद्वान है, इनका नाम है रेन जिकियांग, जिनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना किए जाने के आधार पर देश निकाला दे दिया गया। इसके अलावा अभी हाल में ही काफ़ी लगातार चर्चा में बना हुआ है अलीबाबा ग्रुप के प्रमुख जैक मा, जिनका एक आईपीओ था लगभग $35 बिलियन से अधिक का, उसको जो है रोक दिया गया आंट ग्रुप से संबंधित। अब यह जो आंट ग्रुप से संबंधित जो आईपीओ जो रोक दिया गया, उसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि अभी हाल के समय में ही अलीबाबा ग्रुप के प्रमुख जैक मा ने जो चीन की आर्थिक नीतियां हैं उनकी आलोचना की थी और इसके चलते ही उन पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। पिछले 4 दशकों में अगर हम बात करें, पिछले 30 से 40 साल की अगर हम बात करें, तो चीन ने एक एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ यानी निर्यात को आधार बना के देश का विकास करने की जो नीति अपनाई है वह चीन के लिए काफ़ी सकारात्मक साबित हुई। इसके तहत उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादन को बढ़ावा दिया और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था जो है उसकी लगातार विकास की है। हाल के समय में यह जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का जो मॉडल है वो चीन को काफ़ी सारी चुनौतियां दे रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो बाजार हैं, बहुत सारे जो देश हैं, वो चीनी सामान को लेकर, या आप कह सकते हैं जो चीनी आइटम्स होते हैं, चीनी सामान जो होता है उसको लेकर सशंकित हुए हैं। बहुत सारे देशों जैसे कि अमेरिका आदि ने चीनी निर्यात पर नियंत्रण लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीनी तकनीकी कंपनियां जैसे हुआवेई आदि काम करती हैं, उनको अमेरिका आदि में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यही सारी पृष्ठभूमि ने हाल के समय में चीन ने एक नवीन रणनीति को अपनाया है। अब चीन कोशिश ये कर रहा है कि हम केवल और केवल निर्यात के आधार पर विकास करने की रणनीति को ना अपनाएं, अपितु जो हमारा खुद का जो मार्केट है, जो हमारे खुद के जो लोग हैं, उनको जो है टारगेट करते हुए हम विकास की रणनीति को अपनाएं, जिसमें आंतरिक मांग को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आंतरिक मांग को बढ़ाने के क्रम में ही हमारा विकास होता रहे। इसके तहत चीन ये कोशिश कर रहा है कि पहले जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने की नीति को लागू किए हुए थे, उसको अब हम देश में ही मांग को बढ़ाकर कार्य कर सकते हैं। इसके तहत अब वह जो ग्रोथ मॉडल पहले अपनाया हुआ था निर्यात आधारित रणनीति का, उसको जो है उसने अब द्वितीयक आधार पर रख दिया है और अब कोशिश कर रहा है चीन कि वह देश की मांग के आधार पर ही अपने को आगे बढ़ाए। हाल के वर्षों में यह भी देखा गया है कि जो पुराने चीन के नेता हुआ करते थे, जैसे कि 70 और 80 के दशक के उनके नेता डेंग जियाओपिंग की जो नीति थी चीन के विकास के संदर्भ में, वो एक लो प्रोफाइल रहने की नीति थी और साथ ही शांति से अपना कार्य करने की नीति थी। हालांकि हाल के वर्षों में शी जिनपिंग के कार्यकाल में मुख्य रूप से चीन ने अधिक आक्रामक रुख को अपनाया है। इसके तहत जो चीनी कूटनीतिक अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वो अपनी देश की नीतियों के संदर्भ में अधिक सकारात्मकता और कुछ हद तक आक्रामकता से बात करते हैं और उन्होंने बहुत सारे देशों को अपने नीतियों आदि के माध्यम से चुनौती भी दे दी है। यही कारण है कि बहुत सारे देशों के साथ वर्तमान में चीन का विवाद चल रहा है। जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था उसकी ग्रोथ कर रही है, जिस प्रकार की मंदी की स्थिति में भी उसने काफ़ी बेहतर स्थिति प्राप्त की है, उसके चलते विद्वानों का निश्चित रूप से ये मानना है कि आने वाले दशकों में चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में, एक वर्ल्ड पावर आप कह सकते हैं, विश्व शक्ति के रूप में वह स्थापित होगा। निश्चित रूप से जब वो अमेरिका को प्रतिस्थापित करेगा तो अमेरिका से तो उसका तनाव होगा ही। चीन इसके लिए तैयार भी है। हालांकि 2020 में
चीन का अनेक राष्ट्रों से जिस प्रकार का विवाद देखा गया है, वो इस बात को भी दिखाता है या इस बात को भी संकेतित करता है कि जो चीन का उदय हुआ है वह राष्ट्रों द्वारा उस प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाने वाला है जिस प्रकार से राष्ट्रों ने अमेरिका के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया। यही कारण है कि आने वाले सालों में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीन का दूसरे राष्ट्रों और क्षेत्रों के साथ तनाव बढ़ेगा ही। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगले आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 पे दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से है। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है वह संबंधित है लॉकडाउन के काल में जो नागालैंड के निवासी हैं या पूर्वोत्तर के निवासी हैं उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लोगों को उनकी जो शारीरिक बनावट है, निर्जातीयता है, उसके आधार पर किस प्रकार के दुर्व्यवहार को सहना पड़ा है। और ये मामला तब सामने आया जब नागालैंड की सरकार ने इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट के माध्यम से उन तथ्यों को सामने लाया गया जो लॉकडाउन काल में पूर्वोत्तर के लोगों, विशेष रूप से नागालैंड के नागरिकों को देखना पड़ा। लॉकडाउन काल में अन्य नागरिकों के समान ही नागालैंड के लोगों को भी हॉस्पिटैलिटी या सेवा क्षेत्र में नकारात्मक समृद्धि के चलते रोजगार विहीनता की स्थिति देखनी पड़ी। हालांकि दूसरे नागरिकों की तुलना में जो उनको अत्याचार झेलने पड़े वो ज़्यादा आप कह सकते हैं नकारात्मक थे। इसके तहत किराया ना दे पाने के चलते मकान मालिकों के दुर्व्यवहार को उन्हें झेलना पड़ा। बहुत सारे मकान मालिकों ने उन्हें अपने आवास से निकाल ही दिया। नागालैंड सरकार द्वारा ऐसे संकटग्रस्त लोगों की या फंसे हुए लोगों की सहायता के लिए आई एम स्ट्रैंडेड या फिर मैं फंसा हूँ प्रकार के एक पोर्टल को प्रारंभ किया गया। इसमें 18,000 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और इसमें नागालैंड सरकार ने अपनी तरफ से सहायता देने का प्रयास किया कि जो लोग नागालैंड वापस आना चाहते हैं उनको वापस आने दिया जाए। जो नागालैंड में नहीं आना चाहते, वहीं पर रहना चाहते हैं, उनको 10,000 का वन टाइम असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया। अब इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। किस प्रकार से भारत मुख्य भूमि में जो पूर्वोत्तर के लोग हैं उनको किस प्रकार की उनकी शारीरिक बनावट, निर्जातीयता के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से संकट काल में यह स्थिति और भयावह हो जाती है। उसमें भी जो पूर्वोत्तर के लोग हैं उनकी महिलाओं को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत समस्याओं के चलते या फिर शोषण आदि के चलते यदि वो अपने वापस घर लौटना चाहती हैं तो उनके माता पिता चूँकि बहुत दूरस्थ स्थानों आदि पर रहते हैं तो उन्हें दूरस्थ स्थानों पर जाने आदि के संदर्भ में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको चीनी के रूप में देखते हैं, चाइनीज़ के रूप में देखते हैं और उन पर ये आरोप लगाते हुए देखे गए कि वे ही कोविड-19 के दोषी हैं और इसके संदर्भ में जो उनकी चुनौतियां हैं उसको समझे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोविड-19 की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से हमने यह देखा कि गरीबों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, हमने देखा मजदूरों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, प्रवासियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, हमें यह भी देखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट पे इस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से निर्जातीय भेदभाव के दृष्टिकोण से हमें इसे ध्यान रखना होगा और इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। ये हो गया। अब हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। यह भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित कला की पहली राष्ट्रीय अकादमी है। दूसरा है, संगीत नाटक अकेडमी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है और सरकार द्वारा अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरीके से वित्त पोषित है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संगीत नाटक अकेडमी के संदर्भ में दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। संगीत नाटक अकेडमी, जिसे अंग्रेजी में द नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा कहा जाता है, वह भारत सरकार द्वारा स्थापित कलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की अकेडमी है, जिसको 1952 में भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राज मन्नार थे।
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में के एक समारोह में इसका आयोजन किया था। इसकी एकेडमी की जो फेलोशिप होती हैं, अवार्ड होते हैं, उनको बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है और वर्तमान में यह संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजापल्ली और देवदासी शब्द किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? ओडिसी, भरतनाट्यम, सत्रिया की मोहिनी अट्टम? तो इसका उत्तर है हमारा सी, सत्रिया। सत्रिया डांस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण डांस है। सत्रिया जो है मुख्य रूप से असम का एक क्लासिकल डांस है, जिसे शंकरदेव जो एक प्रमुख वैष्णव संत और सुधारक थे, उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसको जो है वहाँ के जो वैष्णव मठ होते थे, विष्णु भगवान से संबंधित जो मठ हैं, वहाँ पे जो है इसको बढ़ावा दिया गया। उन मठों को चूंकि सत्र कहा जाता था, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा सत्रिया। यह जो सत्रिया है, यह असम के जो पहले से वहाँ प्रचलित बहुत सारे डांस के रूप हैं, उनसे प्रभावित रहा है, जैसे कि ओजापल्ली, जैसे कि देवदासी रूप। इसके अलावा असम का जो लोक नृत्य आदि होते हैं, जैसे कि बिहू हो गया, बोडो आ गया, उसका भी इस पर प्रभाव पड़ा है। इसमें जो ओजापल्ली जो डांसर्स होते हैं, नर्तक होते हैं, वो गाने में, डांस करने में किसी कहानी को सुनाने का प्रयास करते हैं अपनी भाव भंगिमाओं, अपनी हाथ की मुद्राओं के माध्यम से। और इसमें विविध प्रकार के जो आप कह सकते हैं नृत्य की जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, उनके मूवमेंट्स होते हैं, फुटवर्क होते हैं, जिसमें कदम ताल आदि होता है, उसको जो है दिखाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें देवदासी प्रकार के नृत्य की भी भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन या वाक्य मणिपुरी के संदर्भ में सही है? मणिपुरी नृत्य के रूप में मुद्राओं का सीमित प्रयोग है। मणिपुरी नृत्य कलाकार पायल की घंटियां पहनते हैं, लेकिन फुटवर्क सीमित और कोमल होता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों कि ना तो एक ना ही दो। तो मणिपुरी नृत्य में पहला तो सही है, दूसरा जो है वह गलत है, क्योंकि मणिपुरी जो नृत्य कलाकार होते हैं पायल की घंटियां नहीं पहनते। हालांकि उनके फुटवर्क जरूर कोमल होते हैं। तो आधा सही है, आधा गलत है, लेकिन चूंकि गलत भी दिखाना है हमें, तो ये गलत हो जाएगा। पहला हमारा सही हो जाएगा, पूरा का पूरा वाक्य। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक। मणिपुरी नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य का एक भाग है, वो कुछ ऐसी विशेषताओं से युक्त है जो दूसरे शास्त्रीय नृत्यों में अलग है। इसमें जैसे कि यह भारत के अन्य नृत्यों की तुलना में ज़्यादा संयमित है, ज़्यादा इसमें जो है आप कह सकते हैं ज़्यादा उछलना कूदना प्रकार का नहीं देखा जाता। इसमें जो कलाकार होते हैं वह कभी भी दर्शकों से आई कांटेक्ट नहीं करते। इसमें जो हाथ के इशारे या मुद्राएं होती हैं वो भी संयमित होती हैं। इसमें जो कलाकार होते हैं वो घंटियां या पायल नहीं पहनते, जिसे हम घुंघरू के नाम से जानते हैं। और यह भारत के दूसरे शास्त्रीय नृत्यों के एकदम विपरीत है, क्योंकि जो दूसरे शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें इसे पहने जाने की परंपरा है। अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य जो हैं वह संगीत नाटक अकेडमी द्वारा कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों की पहचान की गई है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली केरल में, कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में, मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी उड़ीसा में, सत्रिया असम में और मोहिनी अट्टम केरल में फेमस नृत्य है। इन 8 शास्त्रीय नृत्यों के अतिरिक्त संस्कृति मंत्रालय एक दूसरा नृत्य जिसे छऊ डांस कहते हैं, उसको भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा देता है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो संख्या हो जाएगी 9। जबकि अगर बात आ जाए संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, तो इनकी संख्या हो जाएगी 8। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यह जो क्वेश्चन हमने इसलिए लिया क्योंकि आज पेज नंबर 11 पे इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें एक बेहद फेमस नृत्य से संबंधित विद्वान हैं जिनका नाम है सुनील कोठारी। उनका जो है देहांत हो गया 87 वर्ष की आयु में, और इनको जो है संगीत नाटक अकेडमी के फेलो के रूप में भी सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माउंट दमावंद एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो ईरान की सबसे ऊंची चोटी है, जो एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ज्वालामुखीय 7 शिखरों का हिस्सा है। उर्मिया ईरान की सबसे लंबी नदी है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों कि उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें पहला जो कथन है वह तो सही है, दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि उर्मिया ईरान की नदी नहीं है, उर्मिया जो है झील है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा केवल एक, ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आज जो है पेज नंबर 13 में से संबंधित खबर आई है, जिसमें जो ईरान का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जो है हिमस्खलन एवलांच के चलते कई लोगों की मृत्यु देखी गई है, और मुख्य रूप से यह अलबुर्ज माउंटेन रेंज में देखा गया है, जो ईरान की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अगर हम बात करें स्ट्रेटो वॉल्केनो की, तो स्ट्रेटो वॉल्केनो का दूसरा नाम कंपोजिट वॉल्केनो या समग्र या संयुक्त ज्वालामुखी होता है। यह एक ऐसा शंकु के आकार का ज्वालामुखी होता है जो कठोर लावा की कई परतों से निर्मित होता है। हालांकि जो शील्ड या ढाल प्रकार के ज्वालामुखी हैं, उनके विपरीत स्ट्रेटो वॉल्केनो में एक शिखर गड्ढा होता है और इसमें समय समय पर विस्फोट भी देखा जाता है। अगर हम बात करें ज्वालामुखी के 7 शिखरों की, तो ये ज्वालामुखी के 7 शिखर 7 महाद्वीपों में स्थित उदाहरण हैं, जिसमें मुख्य रूप से ओजेस, ओजोस, डेल, सलाडो दक्षिण अमेरिका में, किलिमंजारो केनिया में, अल्ब्रुस यूरोप रूस में, पिको डी ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका में, दमावंद एशिया ईरान में, माउंट गुलिवे ओशिनिया पपुआ न्यू गिनी में और माउंट सिडली अंटार्कटिका में स्थित हैं। वहीं दूसरी ओर करुण नदी जो है वह ईरान की सबसे लंबी बड़ी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 950 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, एक मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह जो है ईरान है। ईरान के अगल बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, इधर अफगानिस्तान हो जाएगा, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, इसके उत्तर में देखिए कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इराक है, यहाँ पे जो है फारस की खाड़ी विद्यमान है। फारस की खाड़ी के पार खाड़ी द्वीप है, जिसमें सऊदी अरब आपको दिखाई दे रहा है, कतर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है एक इनलेट भी है, जिसे स्टेट ऑफ हरमुज, हरमुज की खाड़ी कहा जाता है, और यह जो है ओमान की खाड़ी को जोड़ता है फारस की खाड़ी के साथ। यहाँ पे जो है कई सारे माउंटेन भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि जाग्रोस माउंटेन्स, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अल्ब्रुज माउंटेन, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो हमने बात की ज्वालामुखी शिखर की, जिसका नाम है दमाबंद, वो यहाँ पे ही विद्यमान है अल्ब्रुज माउंटेन पर। वहीं दूसरी ओर जो है आप एक कुछ आप कह सकते हैं डेजर्ट को भी देख रहे हैं, मरुभूमि को भी देख सकते हैं, जिसमें दस्त ए लुथ नाम का एक है डेजर्ट, वो महत्वपूर्ण है, और दस्त कबीर वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो तेहरान जो है इसकी राजधानी है, जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शिराज नाम का शहर जो है काफ़ी फेमस है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। शिराज शहर कहाँ पे है? ईरान में अवस्थित है। कौम नाम का शहर भी ईरान का काफ़ी फेमस शहर है। तबरीज नाम का शहर फेमस है। इसके अलावा मशदाद नाम का शहर भी काफ़ी फेमस है। अगर हम बात करें ईरान की झील की, तो झील देख सकते हैं आप, ये है लेक उर्मिया, जिसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, लेक उर्मिया इस वाले मैप में भी दिखाया गया है। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? यह है उर्मिया झील, लेक उर्मिया जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने प्राकृतिक आवास में कस्तूरी मृग को खोजने के लिए सबसे अधिक संभावना वाले स्थान कौन से हैं? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कि मानस नेशनल पार्क। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने, केवल 1 और 2, केवल 3। ठीक है, यहाँ पे होगा 1 और 3, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4 कि केवल 1 और 4। तो प्राकृतिक आवास में जो कस्तूरी मृग है वह ऊंचाई वाले स्थानों पर प्राप्त होता है, जिसमें कस्तूरी मृग हिमालय के ठंडे हिस्से में उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। इसमें किशनपुर की बात करें तो किशनपुर यूपी में है, गंगोत्री उत्तराखंड में है, मानस असम में है जो कम ऊंचाई वाली जगह में है, और अस्कोट उत्तराखंड में है। अगर हम चारों की तुलना करें तो अस्कोट उत्तराखंड में है यानी ऊंचाई वाले स्थल पे है, गंगोत्री भी उत्तराखंड में है यानी ऊंचाई वाले स्थल में है, किशनपुर यूपी में है जो एक मैदानी क्षेत्र में अवस्थित हो गया, और मानस जो है वो भी इन दोनों की तुलना में अपेक्षाकृत आप कह सकते हैं निम्न स्थान पे अवस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि मानस नहीं होगा। ठीक है, उसको हम काट देंगे, यह भी नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2। ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ
हम जो है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2020 की एक साल की दुर्बल कर देने वाली समस्याओं के बाद 2021 में भारत की छवि को बहाल करना आसान नहीं होगा, चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रभावी टीकाकरण वितरण नीति के लिए सरकार को न केवल विभिन्न सिद्धांतों की जांच करनी चाहिए, अपितु निजी खिलाड़ियों क्षेत्रों को भी कार्यान्वयन की अनुमति दी जानी चाहिए, चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर आप दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक में हमने प्रयास किया अधिक से अधिक तथ्यों की चर्चा करने की। होपफुली आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी पहल पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।